नमस्कार, मैं हूं भावना और स्वागत करती हूं आपका द एस्पिरेंट्स क्लब के प्लेटफॉर्म पर। यहां हम डिस्कस करते हैं डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और इसके साथ ही वो कॉन्सेप्ट्स जो आपके करंट अफेयर के प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करते हैं। इसके साथ ही हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ वैल्यूएबल टिप्स और ट्रिक्स जो कि जरूरी हैं आपके स्ट्रैटेजी बिल्डिंग और आपके यूपीएससी के प्रिपरेशन को एक नई दिशा देने के लिए। तो आइए बढ़ते हैं आज के न्यूज़पेपर की तरफ। आज के न्यूज़पेपर की शुरुआत होती है योगी जी के एक विक्ट्री तस्वीर के साथ। तो आप देख सकते हैं कि हाल में ही जो इलेक्शंस हुए हैं उनके रिजल्ट्स जो है वो आ चुके हैं और 4 स्टेट्स में बीजेपी जो है वो मेजॉरिटी के साथ आ रही है और इसके साथ ही पंजाब में जो आम आदमी पार्टी है उनका एक विनिंग पोजीशन रहा है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 117 में से 92 यानी कि 92 सीट्स जो है उस पर अपनी मेजॉरिटी जो है वो स्टैब्लिश की है। इसके साथ ही मणिपुर में जो 60 मेंबर हाउस है, एक 60 मेंबर हाउस में बीजेपी ने 32 सीट्स जो है वो वहाँ पे अपनी मेजॉरिटी स्टैब्लिश कर ली है। गोवा में भी बीजेपी की जो मेजॉरिटी है वो आती हुई दिखाई देती है। उत्तराखंड में जो है वहाँ पे बीजेपी के लिए वोटिंग ज्यादा हुई है, हालांकि जो वहाँ के सीएम थे उनको यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा है। और उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही काबिले तारीफ जीत के साथ जो है बीजेपी आई है। बीजेपी इससे पहले 2017 में जो है लगभग 3/4 सीट जो है वहां पे उन्होंने विक्ट्री हासिल की थी। हालांकि अभी 2/3 सीट के साथ बीजेपी विक्ट्री हासिल करते हुए यहाँ पे मेजॉरिटी में आती हुई दिखाई देती है। अगर हम सीट के इक्वेशन की बात करें तो बीजेपी जो है वो 273 सीट्स के साथ उत्तर प्रदेश में लीड पे है, जो कि 44.0% वोटेज परसेंटेज होता है। और इसके साथ ही सपा जो है समाजवादी पार्टी जो है उन्होंने 125 सीट पर जो है वो जीत हासिल की है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्हें 2 सीट्स मिली है, बसपा को 1 सीट मिली है और जो अदर्स हैं उनको 2 सीट मिली है। इसके साथ ही उत्तराखंड में भी जो बीजेपी है वो लीड पे है 47 सीट्स के साथ, मणिपुर में 32 सीट्स के साथ, पंजाब में 92 सीट्स के साथ आम आदमी पार्टी लीड पे है। और इसके साथ ही गोवा में बीजेपी जो है उन्होंने 20 सीट्स जो है वहां पे वो 20 सीट्स के साथ बीजेपी लीड पे है और जो वोटिंग परसेंटेज है वो 33.3% रहा है। तो इसके साथ ही जो हम इलेक्शन रिजल्ट्स का जो ये आर्टिकल था इसको कंक्लूड करते हैं और अब बढ़ते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ। तो अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं और आप पेज नंबर 4 पे आते हैं जो कि स्टेट न्यूज़ के बारे में डील करता है, तो यहाँ पे आपको कुछ सिग्निफिकेंट नहीं मिलता है। लेकिन नेक्स्ट पेज जो है जो कि स्टेट न्यूज़ के बारे में ही है, पेज नंबर 5, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। पहला जो है वो एससी के बारे में है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेंटर को डायरेक्ट करता है कि जो टीवी चैनल है उनके ऊपर जो इंटरनल फाइल्स हैं उनको प्रोड्यूस किए जाए। तो यहाँ पे मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है जो ब्रॉडकास्ट लाइसेंस है उनको रिन्यू करने से। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है वो किया गया है। तो आइए इस मुद्दे को एक बार हम समझ लेते हैं। तो केरला हाई कोर्ट ने एक डिसीजन लिया था कि वहाँ केरला बेस्ड एक मीडिया वन टीवी चैनल जो है उनके लाइसेंस को उन्होंने रद्द कर दिया था। ऐसा क्यों किया गया था? तो ऐसा नेशनल सिक्योरिटी के इशू को ध्यान में रखकर जो है वो किया गया था। नेशनल सिक्योरिटी का इशू क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी या फिर नेशनल डिफेंस जो है वो सिक्योरिटी और डिफेंस रिलेटेड इश्यूज को डील करता है, किसी भी स्टेट के सोवर्जिनिटी से रिलेटेड इश्यूज को डील करता है। और इसके साथ ही जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, जो स्टेट की इकोनॉमी है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि गवर्नमेंट ड्यूटी से रिलेट करते हैं, वो सारे नेशनल सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। तो इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो केरला हाई कोर्ट है उसने एक ब्रॉडकास्टिंग एक मीडिया चैनल के लाइसेंस को जो है सस्पेंड कर दिया था, रद्द कर दिया था। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है इस डिसीजन को जो है इस मूव को जो है वो चैलेंज किया था। हालांकि 10 मार्च के एक ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सेंटर है उनको रिलेवेंट फाइल्स जो है वो प्रोड्यूस करने हैं, जिसके बेसिस पे ये जो टीवी चैनल है जिसका लाइसेंस जो है उसको रद्द किया गया था।
ये है बेसिकली इस न्यूज़ के बारे में। एक अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इसी पेज पे, अगर आप साइड वेज टर्न करेंगे तो आपको एक न्यूज़ दिखेगा विच इज़ अबाउट माइनिंग सॉइल फॉर रेलवे प्रोजेक्ट। सो एनजीटी जो है यहाँ पे इस न्यूज़ का एक मेजर स्टेक है जिसको हम समझेंगे। यहाँ पे हम एनजीटी को समझेंगे, उसका इस पूरे प्रकरण में क्या रोल है, क्या हिस्सेदारी है, उसको हम जो है समझेंगे। तो एक स्पेशल बेंच जो है एनजीटी का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने ये डायरेक्ट किया है कि जो 2 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कि अर्थ बेड ऑफ एंगवेल डब्यूरी सुकिंदा रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं, उनको 20 करोड़ जो है इंटरिम कॉम्पेंसेशन के रूप में जो है पे करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो वहाँ के स्टिपुलेशंस हैं उनको वो एडहर नहीं करते हैं। इसके साथ ही एक बार हम सबसे पहले यहाँ पे ये समझते हैं कि एनजीटी क्या है, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारे लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो ना हो, लेकिन जो यहाँ पे टर्म्स हैं जैसे कि एनजीटी है, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको जो है हम समझ लेते हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को अगर हम समझें तो एक एक्ट के द्वारा जो कि 2010 में पास हुआ था, जिसको कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के रूप में जाना गया, जो कि एक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है जो ये इनेबल करता है कि एक स्पेशल ट्रिब्यूनल जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाए टू हैंडल द एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ केसेस पर्टेनिंग टू environmental issues. And it also draws inspiration from India's constitutional provisions of Constitution of India Pact 3, Article 21, which deals with the protection of life, personal liberty, and also assures the citizen of India about right to a healthy life through a healthy environment. तो ये जो एक्ट था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, इसके तहत जो एनजीटी है एक ट्रिब्यूनल है उसको स्टैब्लिश किया गया ताकि जो इश्यूज हैं जो इन्वायरमेंट को पर्टेन करते हैं उसको ये रिलेट कर सके। तो इशू को हमने समझ लिया कि इशू क्या है, एनजीटी हमने समझ लिया। अब इस मुद्दे में जो अहम बात है वो क्या है, शशि भूषण पटनायक जो कि इन्वायरमेंटल लॉयर है, उन्होंने जो एनजीटी का एलिगेशन है कि ये जो माइनिंग है ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बिना किया गया था, ये जो रेलवे प्रोजेक्ट जो है जो अंडरटेक किया गया था वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पर बेस्ड नहीं था। तो अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम इवैल्यूएट करते हैं इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट्स होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का या किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, उसका जो सोशियो इकोनॉमिक या फिर कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो उनके बेनिफिट्स होते हैं या फिर जो उनके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, उनको हम उसका जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है उसको हम एक्सेस करते हैं, उसको हम असेस करते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के थ्रू। तो ये आपने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट समझ लिया। सो बेसिकली कोई भी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसका जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे उसको जो हैंडल करने का प्रोसेस है दैट इज EIA। तो अब ये इनका कहना था कि ये जो लैंड है ये एक फॉरेस्ट कैटेगरी लैंड है, ये एनजीटी का कहना है। तो एक क्लियरेंस जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड था, और वो क्लियरेंस किसके तहत आना था? वो क्लियरेंस आना था फॉरेस्ट एक्ट 1980। सो 1980 में एक एक्ट आया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो कि जिसमें कि ये भी प्रोविजन था कि अगर कोई फॉरेस्ट कैटेगरी लैंड है वहां पे अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है अगर शुरू करना है तो हमको उस लैंड के लिए क्लियरेंस चाहिए। हालांकि ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है इसमें कोई भी जो परमिशन है वो सिक्योर नहीं किया गया था। ओके, अब इनका कहना ये है कि जो लैटेराइट सॉइल है यहाँ पे उसकी जो क्वालिटी है वो असेस की गई थी, ये इट्स लाइक 28,99,303 क्यूबिक मीटर वाइल 33.32 करोड़ वॉज बिल्ड। अब जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये एक कंपनसेशन पे आई है जो कि है 47.60 लाख फॉर पोल्यूशन कॉज्ड बाय द कंपनीज। यहाँ पे ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेटेराइट सॉइल को समझना। सो लेटेराइट सॉइल जो है वो बेसिकली एक रॉक टाइप सॉइल है जो कि आयरन और एल्यूमिनियम में जो है वो रिच होता है, और इसके साथ ही इट इज कॉमनली कंसिडर्ड टू हैव फॉर्म्ड इन हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल एरियाज।
और जो लैटेराइट सॉइल होते हैं वो जनरली रस्टी रेड कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो आयरन ऑक्साइड का कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। इसके साथ ही वो जो है वो हाई टेम्परेचर और हेवी रेनफॉल और जैसे जहाँ पे जिन एरियाज में ज़्यादा है वहाँ पे पाए जाते हैं जनरली, और वेट और ड्राई पीरियड में जो है आप इनको ज़्यादा अवेल कर सकते हैं। इसके साथ ही इनका जो डेवलपमेंट है ये इंटेंसिव और प्रोलॉन्ग वेदरिंग के साथ होता है पेरेंट रॉक का। ओके, सो ये हमने थोड़ा सा लेटेराइट सॉइल के बारे में समझा। अब सिंस हम लेटेराइट सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है सॉइल मैप। तो हम एक बार ही यहाँ पे इंडिया का सॉइल मैप जो है वो देख लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे अब ये समझते हैं कि लेटेराइट सॉइल जो है वो कौन कौन से पार्ट्स में जो है वो पाया जाता है। ओके, so let me enlarge this map a bit. I don't know ये हो क्यों नहीं पा रहा। Let me try. Yes. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि I guess it's visible. ये जो पीच कलर का बॉक्स है वो लेटेराइट सॉइल को जो है वो यहाँ पे डिपिक्ट करता है। सो दिस इज बेसिकली दैट पीच कलर बॉक्स। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो साउदर्न पार्ट है बेसिकली जो थोड़ा सा केरला, गोवा और कर्नाटका को टच करता है, इनके जो कोस्टल बाउंड्रीज हैं यहाँ पे आपको लेटेराइट सॉइल देखने को मिल सकता है। तमिलनाडु का जो ये एरिया है कराईकल, पुडुचेरी की जो बाउंड्रीज को ओवरलैप कर रहा है, इस एरिया में आपको लेटेराइट सॉइल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ये जो तेलंगाना का जो थोड़ा सा एरिया है ये लेटेराइट सॉइल को टच कर रहा है। इसके साथ ही उड़ीसा और जो छत्तीसगढ़ का डाउन टाउन वैली एरिया है वहाँ पे आपको लेटेराइट सॉइल देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही वेस्ट बंगाल और झारखंड का जो बाउंड्री टचिंग एरिया है यहाँ पे आपको लेटेराइट सॉइल जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही राजस्थान में आप लेटेराइट सॉइल जो है वो देख सकते हैं। तो ये था लेटेराइट सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने समझा। साथ ही आप इस मैप को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। जो और भी जो सॉइल्स हैं जैसे कि एलुवियल सॉइल हैं, डेजर्ट सॉइल हैं, ब्लैक सॉइल हैं, माउंटेन सॉइल है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को भी आप समझ सकते हैं। तो ये जो मैप है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो इस आर्टिकल में ये कुछ काम की बातें थी जो हमने यहाँ पे समझा। हमने यहाँ पे एनजीटी को समझा, एनजीटी एक्ट के बारे में समझा जो आप याद रख सकते हैं। सॉइल मैप को हमने देखा कि सॉइल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ कहाँ है। लेटेराइट सॉइल के फॉर्मेशन उससे रिलेटेड जो कुछ काम की जानकारी थी वो हमने देखी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ जो कि है कुडनकुलम जो न्यूक्लियर पावर पॉइंट है वो अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। पहले तो हम समझेंगे कि ये जो इस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है और उसके बाद हम इस ये जो न्यूक्लियर पावर पॉइंट है इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो ये न्यूक्लियर पावर पॉइंट है इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी हो जाता है। अभी रिसेंटली ये पहले भी न्यूज़ में रहा है, कुछ साइबर अटैक का जो यहाँ पे इशू था वो हुआ था जिसकी वजह से जो है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे MK स्टालिन, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर जो है वो लिखा जिसमें कि उन्होंने अर्ज किया कि जो अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटी है उसको बेसिकली वहाँ पे वो हेल्ड कर दिया जाए, उसके कंस्ट्रक्शन को हेल्ड किया जाए। जो अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटी है AFR फैसिलिटी, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को लेकर वहाँ पे उसको हेल्ड कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ पे जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको स्टोर करना जो है वो आसान हो जाएगा और इसीलिए यहाँ पे इस फैसिलिटी की, इस अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटी को एस्टैब्लिश करने की, उसको हेल्प करने की जो है मांग की जा रही है। लेकिन जो विलेज पंचायत है वहाँ पे उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया जिसके हिसाब से वो जो है वो इस फैसिलिटी को वहाँ पे एस्टैब्लिश करने की इजाज़त जो है नहीं दे रहे हैं, वो जो है वो इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट है। तो एक बार हम इसको एक बार जो है वो समझ लेते हैं। सो जो कुडनकुलम पावर पॉइंट है यहाँ पे, ओके, जो कुडनकुलम पावर पॉइंट है उसको हम समझ लेते हैं। वो जो है वो तमिलनाडु में जो है वो लोकेटेड है।
ओके, सो ये कोस्टल तमिलनाडु में लोकेटेड है और ये जो है एक सिविलियन न्यूक्लियर पावर पॉइंट है जो कि इंडिया में रशिया के जॉइंट कोलैबोरेशन के साथ बना है। इसके अलावा टोटल 7 जो है वो न्यूक्लियर ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो इंडिया में है और ये जो है ये इंडिया के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के जो है ये पार्ट हैं। अब यहाँ पे एक और टर्म जो है जिसकी हमने अभी बात की वो है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम देख लेते हैं कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रेफर करता है एक सिचुएशन को जहाँ पे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं इनका जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी पे है एक बहुत सीवियर इम्पैक्ट होता है और इसी के लिए इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कंट्री का बैकबोन भी कहते हैं। तो ये जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कौन कौन से हैं इनको हम समझते हैं। तो पावर और एनर्जी सेक्टर जो है इसको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट माना जाता है। डिफेंस को माना जाता है, जो हमारे DRDO है, आर्म फोर्सेस हैं, इसके साथ ही जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। उसके बाद जो सेंसिटिव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि PMO है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। उसके बाद जो चौथा जो है वो हमारा बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर है। फिर जो हमारा स्पेस सेक्टर है, इसके अलावा रेलवेज और एयरपोर्ट जो हैं, और उसके बाद जो हमारे न्यूक्लियर पावर पॉइंट है वो। तो ये जो 7 न्यूक्लियर पावर पॉइंट है ये हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से जो है ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये एक बार ये भी समझ लेते हैं कि ये 7 न्यूक्लियर पावर पॉइंट जो हैं वो कौन कौन से हैं और ये उसके साथ ही ये कहाँ पे लोकेटेड हैं। तो पहला जो है वो है काकड़ापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। ये जो है ये गुजरात में लोकेटेड है और इसका जो ऑपरेटर है वो NPCIL है और इसकी जो कैपेसिटी है ये लगभग 440 MWE है। इसके अलावा हमारे पास कलपक्कम मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है, 1984 में जो है ये स्टैब्लिश हुआ था, ये तमिलनाडु में है। इसका भी जो ऑपरेटर है वो NPCIL है। एक्चुअली हम जिन भी पावर पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, जो ऑपरेशनल पावर पॉइंट्स है, जो 7 ऑपरेशनल पावर पॉइंट्स हैं, उनका जो ऑपरेशन है वो NPCIL के थ्रू होता है और इसकी कैपेसिटी भी 440 MWE है। इसके बाद हमारा नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन है जो उत्तर प्रदेश में है। अगेन इसकी कैपेसिटी भी 440 MWE है। NPCIL इसका ऑपरेटर है। इसके अलावा काईगा न्यूक्लियर पावर पॉइंट है जो कर्नाटका में है, NPCIL के थ्रू ऑपरेट होता है और 880 MWE जो है इसकी कैपेसिटी है। फिर हमारे पास राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है, राजस्थान में है, ये NPCIL ऑपरेट करती है और 1180 MWE जो है इसकी कैपेसिटी है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है, महाराष्ट्र में है, ये NPCIL इसको ऑपरेट करती है और 1400 MWE जो है इसकी कैपेसिटी है। फिर कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसके बारे में अभी हमने जाना, जो कि तमिलनाडु में है, अगेन NPCIL इसको ऑपरेट करती है और 2000 MWE जो है वो इसकी यहाँ पे कैपेसिटी है। अब NPCIL जो है ये क्या है? NPCIL जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका जो ये जो एब्रिविएशन है ये किसके लिए है? ये है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए। ये मुंबई में बेस्ड है और ये गवर्नमेंट का ओन खुद का कॉर्पोरेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू न्यूक्लियर पावर के लिए। तो इस आर्टिकल में हमने ये क्यों न्यूज़ में है ये समझा, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर पॉइंट के बारे में हमने समझा और जो ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पॉइंट था ये हमने समझा। हमारे न्यूक्लियर पावर पॉइंट जो है वो कैसे हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐड करते हैं ये हमने समझा। इसके अलावा जो 7 ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर पॉइंट जो हैं उनके बारे में हमने यहाँ जाना। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही। ये जो कुछ चीज़ें आपने यहाँ पे समझी ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो अब अगला जो चीज़ है यहाँ पे वो हम एक बार देख लेते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो कोची टी ऑक्शन के लिए
रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो कोची टी ऑक्शन के लिए एक क्राइसिस का सिचुएशन जो है वो लेकर आता है। यहाँ पे ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सोच रहे होंगे कि हम इसको इतना डिटेल में क्यों डिस्कस करें, बट कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जिसको हम समझेंगे। तो पहले हम एक बार इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। जो TTAC है, टी ट्रेड एसोसिएशन ऑफ कोची, वो टी ऑक्शन जो है उसको हेल्प करने के लिए वो जो है वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनको टेकर्स जो है उनको फाइंड करने के लिए उनको बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एक्सपोर्ट डिमांड है रशिया को वो काफ़ी अभी बहुत मुश्किल स्थिति में आ गया है, और जो इसके साथ ही जो दूसरे कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वहाँ पे भी जो एक्सपोर्ट जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या था? यहाँ पे इम्पोर्टेंट था CIS यानी कि कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को समझना। तो कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स कौन कौन से हैं? आर्मेनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, रशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान जो है ये साथ में मिलकर जो है ये CIS यानी कि कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा हिस्टोरिकली देखें तो कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट क्या होता है, इनको हम समझ लेते हैं। 1991 में हमने ये देखा कि सोवियत संघ जो है, सोवियत यूनियन जो है उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद रशिया और 11 स्टेट्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो साथ में आकर एक फ्री एसोसिएशन बनाएंगे सोवर्जिन स्टेट्स का, जिनको कि कॉमनवेल्थ स्टेट्स के नाम से जाना गया। तो ये जो देश जिनके नाम हमने अभी देखे, तो ये साथ में मिलकर कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है वो बनाते हैं। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अगला जो यहाँ पे पॉइंट आप याद रख सकते हैं वो ये है कि रशिया जो है वो अपना 20% ऑफ अपना टोटल टी रिक्वायरमेंट जो है वो इंडिया से इम्पोर्ट करता है, और इसके साथ ही ये जो पूरा एक्सपोर्ट का शेयर है ये कोची पोर्ट से जो है वो रूटेड है, और इस वजह से यहाँ पे कोची टी ऑक्शन के लिए क्राइसिस का जो सिचुएशन है वो इमर्ज हो रहा है रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से। क्योंकि इन दोनों ही देशों में जो हमारा टी का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस है वो यहाँ पे बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये दोनों ही कॉमनवेल्थ स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी जो सप्लाई है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इस आर्टिकल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसको हमने अभी समझा। अब अगर हम आगे बढ़ें तो यस, जो हमारा एडिटोरियल पार्ट है उसमें आज कुछ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है ड्यू टू द इलेक्शंस। मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स are dealing with the political analysis of the electoral polls and the result, you see. So yes, most of the news they are related to how these political parties got into existence and about things related to them. तो हम आगे बढ़ते हैं। yes, तो अगर आप पेज नंबर 11 को स्क्रॉल करें जो कि हमारा न्यूज़ सेक्शन है विच मोस्टली डील्स विद इंटरनेशनल न्यूज़, तो यहाँ पे कुछ चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अगर आप इस आर्टिकल को देखें जो कि इंडिया जापान आर्मी एक्सरसाइज को कंक्लूड करता है, तो यहाँ पे इंडिया जापान आर्मी एक्सरसाइज को समझना जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो रिसेंटली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है जिसको कि एक्स धर्मा गार्जियन 2022 के रूप में आप समझ सकते हैं, ये इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट हुआ एट फॉरेन ट्रेनिंग नोड बेलागावी बेलगाम कर्नाटका में। ये कब से कब तक हुआ? ये 27 फरवरी 2022 से 10 मार्च 2022 तक जो है ये एक्सरसाइज जिसको कि धर्मा गार्डियन के नाम से हम समझ सकते हैं वो जो है वो कंडक्ट किया गया था। ये एक एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है विच इज़ बीइंग कंडक्टेड इन इंडिया सिंस 2018। अब ये इंडिया और जापान का एक बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है जिस और बाकी जो इसके डिटेल्स है वो हमने समझा। तो ये आपके ये जो एक्सरसाइज है, जो धर्मा एक्सरसाइज है, धर्मा एक्स एक्सरसाइज है, इसको आप समझ सकते हैं, ये आप याद रख सकते हैं। ये एक बायलैटरल इंडिया जापान आर्मी एक्सरसाइज है। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन कीप इन माइंड। दिस इज वेरी फैक्चुअल एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर प्रीलिम्स। आपका इंटरनेशनल रिलेशन का जो सेगमेंट है वहाँ पे ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अब अगर हम आगे बढ़ें
अब अगर आप पेज नंबर 12 पे आएंगे जो कि वर्ल्ड न्यूज से डील करता है, तो आपको एक यहाँ पे आर्टिकल लिखेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज अबाउट कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, जो कि अभी रिसेंटली मालदीव्स में है, जो कंक्लूड हुआ है, जो कि डील करता है 5th NSA लेवल टॉक से। यहाँ पे जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल जी, उन्होंने एक क्लोज कॉपरेशन का जो यहाँ पे मोटो है, एक आइडिया है, उसको फॉरवर्ड किया है और इंडिया के जो मैरीटाइम नेबर्स हैं उनको ये कहा है कि साथ में आकर वो जो शेयर्ड सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उससे हम निपटें, उनसे उनके बारे में हम बात करें। तो ये सब जो स्पेसिफिकेशंस है ये कहाँ पे हुई है, ये जो बातें हैं ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से आई हैं। तो एक बार हम कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को जो है वो समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो रिसेंटली ये जो डिप्टी NSA लेवल टॉक है, जिसको कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के रूप में भी हम समझ सकते हैं, ये इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच में कंक्लूड हुआ था। अब ये जो मीटिंग है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसको होस्ट किया था श्रीलंका ने। ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं, ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें हैं। तो अगर हम कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें, तो इसका एम है जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है हमारी ओशन रीजन में, उसको प्रमोट करने का। और ये जो इनिशिएट किया गया था ये 2011 में प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्ष के द्वारा जो है वो इनिशिएट किया गया था और उस टाइम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो है वो सेक्रेटरी रहे हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो हमारे जियो स्ट्रैटेजिक डायनामिक्स है उसके पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया जो है वो श्रीलंका और मालदीव्स जो है उनका जो जियो स्ट्रैटेजिक डायनामिक्स है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। तो ये जो इनिशिएटिव है ये हमारे मिलिट्री और सिक्योरिटी कोलैबोरेशन को ग्राउंड करता है और साथ में जो हमारे दो इंडियन नेबर्स हैं श्रीलंका और मालदीव्स, वो भी मिलकर इसमें हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो इसके पहले इंडिया जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स, चाइना को लेकर जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसके बारे में इंडिया ने बात की है। और जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो आइलैंड प्रोजेक्ट्स हैं श्रीलंका के साथ, उसको भी इंडिया ने जो है वो कंडक्ट किया है अपने नॉर्दर्न प्रोविंस में। अब ये जो प्रोजेक्ट है जो श्रीलंका के साथ इंडिया का जो प्रोजेक्ट है आइलैंड प्रोजेक्ट, वो हमारे साउदर्न बॉर्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ की चीज़ें हैं जो हमने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बारे में समझा। बट अभी जो रीसेंट मीटिंग हुई है उसके कुछ की आउटकम्स क्या है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो हमने इंटेलिजेंस शेयरिंग के बारे में बात की। ओके, सो ये NSA ट्राइलेटरल टॉक जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर, उसमें हमने वो जो कि 9 महीने पहले हुआ और उसमें हमने कॉपरेशन के बारे में बात की। ये जो 4 पिलर हैं कॉपरेशन के, उस पर ये जो तीनों कंट्रीज़ हैं ये मिलकर काम करेंगे, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, जो कि हमारी जो मैरीटाइम नेबर्स हैं, जो हमारे मैरीटाइम बाउंड्रीज है, उसको ये लोग हम लोग जो है वो यहाँ पे साथ में शेयर करते हैं। और इस वजह से ये जो कॉपरेशन का पर्सपेक्टिव है ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 4 पिलर ऑफ कॉपरेशन क्या क्या है? 4 पिलर ऑफ कॉपरेशन है सिक्योरिटी कॉपरेशन विच इंक्लूड्स द एरियाज ऑफ मराइन सिक्योरिटी, इसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, काउंटर टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन, और इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी। तो ये जो 4 चीज़ें हैं इन पर हम मिलकर काम करेंगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं मैरीटाइम रूट्स के थ्रू, इनको हम किस तरीके से रोक सकते हैं, के साथ में जो टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस हैं, उन पर हम साथ में मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। तो इस टॉक में तीनों ही जो नेशंस हैं इन्होंने मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज और ट्रेनिंग के बारे में बात की और सिक्योरिटी कॉपरेशन को जो है वो बढ़ाने की बात की। अब ये तो कुछ चीजें हैं जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मेंस के पर्सपेक्टिव से इस आर्टिकल में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप यहाँ पे याद समझ सकते हैं इंडिया मालदीव्स का रिलेशन कैसा है। तो पहला तो जो क्वाड इंगेजमेंट है वो मालदीव्स जो है वो इंडिया के साथ क्वाड इंगेजमेंट भी शेयर करता है। क्वाड कंट्रीज हमने देखे थे कौन कौन से, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और US।
तो मालदीवियन इंगेजमेंट जो है वो क्वाड के साथ वो लास्ट कुछ ईयर्स से जो है वो बढ़ता जा रहा है, स्पेशली जो डिफेंस कोऑपरेशन का एरिया है उसमें। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट है मालदीव्स की, उन्होंने एक फ्रेमवर्क, एक मेमो जो है वो साइन किया है विच इज कॉल्ड द फ्रेमवर्क फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशनशिप। तो ये जो एग्रीमेंट है ये यूएस के साथ उन्होंने साइन किया है और इंडिया ने इसको वेलकम किया था। इसके साथ ही 2020 में मालदीव्स जो है उसने जापान से एक ग्रांट जो है वो उसको मिला था मालदीवियन कोस्ट गार्ड और मैरीटाइम रेस्क्यू को लेकर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हैं जो कि इंडिया और मालदीव के फॉरेन रिलेशन को काफ़ी मजबूत बनाते हुए दिखाई देते हैं। तो इन चीज़ों को आप जो है यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ आप समझ सकते हैं कि इंडिया और श्रीलंका का रिलेशन कैसा है। तो श्रीलंका जो है वो इंडिया का क्लोजेस्ट मैरीटाइम नेबर है और इसके साथ ही जो हमारे रिलेशंस हैं वो पास्ट में जो है वो थोड़े खट्टे मीठे से रहे हैं। थोड़ा यहाँ पे तमिलियन इशू को लेकर कुछ काफ़ी दिक्कतें रही हैं कि रिसेंटली एक मेमोरियल जो है जाफना यूनिवर्सिटी में वो रिलीज हुआ था, जिसमें जो तमिल सिविलियंस हैं जो कि सिविल वॉर के दौरान जो है वहाँ पे किल कर दिए गए थे, उनको ट्रिब्यूट जो है वो प्रोवाइड किया है। साथ में जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है वो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन में काफ़ी रहा है। तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी यानी कि बिजनेस के सेक्शन में एक आर्टिकल है, बस उसका हम हाईलाइट एक बार देख लेते हैं। वो इन्फ्लेशन के बारे में है। तो ये कहा गया है कि जो इन्फ्लेशन है, अगर जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो बढ़ते ही गए हैं, ये हमने देखा है। जो रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस है, जो सैंक्शंस वेस्ट ने लगाए हैं उसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस जो है वो काफ़ी बढ़ गए हैं। तो ये कहा गया है कि अगर ऑयल का प्राइसेस जो है अगर $100 बैरल भी इंक्रीज हो जाता है 22-23 में, तो जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो 6% से जो है वो कम ही रहेगा। तो ये एक इंफॉर्मेशन है जिसको कि आप याद यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसके अलावा जो है स्पोर्ट्स सेक्शन में आज कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है। एडिटोरियल्स हमने देखे कि मोस्ट ऑफ द एडिटोरियल्स आर डीलिंग विद द इलेक्शन एग्जिट पोल्स एंड रिजल्ट्स व्हिच इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट for the perspective of our discussion. So this was it for today. मिलते हैं कल फिर से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में ही आप दबा सकते हैं हमारा बेल आइकन, जिससे आप अपडेटेड रह सकते हैं, नोटिफाइड रह सकते हैं। जो भी कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो ये नोटिफिकेशंस है, ये अपडेट्स है वो मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।